नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवाद क्लासेज पर। अधिगम के सिद्धांत की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत की। अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसका एक नाम है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, और इसके सभी नाम आप ध्यान भी रखेंगे, किसी भी नाम से ये पूछा जा सकता है। दूसरा इसका नाम है परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, इसी का नाम है शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को हम कहते हैं अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। इसी को कहा जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, और इसी सिद्धांत को कहते हैं एस टाइप कंडीशनिंग थ्योरी। तो मुख्य नाम है अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, अन्य इसके नाम है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत। कई बार पूछा गया है शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया पावलोव के द्वारा। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और एस टाइप कंडीशनिंग थ्योरी, ये इस सिद्धांत के इतने नाम हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है मनोवैज्ञानिक इवान पेट्रोविच पावलोव। इवान पेट्रोविच पावलोव, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इवान पेट्रोविच पावलोव ने। पावलोव जो थे वो रूस के निवासी थे। बहुत बार पूछ दिया जाता है कि ये मनोवैज्ञानिक किस देश के निवासी थे, थांडाई किस देश के थे, अमेरिका के थे, पावलोव किस देश के थे, तो रूस के थे। और मूल रूप से ये मनोवैज्ञानिक नहीं थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये रूसी शरीर शास्त्री थे, रूसी शरीर शास्त्री। तो इवान पेट्रोविच पावलोव कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? रूस के मनोवैज्ञानिक थे, और मूल रूप से क्या थे? शरीर शास्त्री थे। माने जीव वैज्ञानिक भी आप कह सकते हो इनको। शरीर की क्रियाओं का अध्ययन करते थे ये। इनका जो महत्वपूर्ण प्रयोग था वह था पाचन ग्रंथि पर। लार पे इन्होंने प्रयोग किया था। इन्होंने अपना प्रयोग किया था कुत्ते की लार ग्रंथि पर। इनका प्रयोग किस पर था? कुत्ते की लार ग्रंथि पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। तो ये पाचन क्रिया का अध्ययन कर रहे थे, और अध्ययन करने के साथ साथ इनका प्रयोग जो था वो इतना पॉपुलर हुआ कि ये 50 वर्ष की अवस्था में मनोवैज्ञानिक बन गए। बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था इनका प्रयोग। 50 वर्ष की अवस्था में ये मनोवैज्ञानिक बन गए। पचास वर्ष की अवस्था में पावलोव मनोवैज्ञानिक बन गए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मूल रूप से पावलोव क्या थे, तो आप बताओगे मूल रूप से पावलोव रूसी शरीर शास्त्री थे, यानी ये रूस के निवासी थे और शरीर शास्त्री थे। इनका प्रयोग इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि इनको 1904 में नोबेल का पुरस्कार दिया गया। इसी प्रयोग के लिए इन्हें नोबेल का पुरस्कार भी दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी पावलोव से संबंधित। पावलोव कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? रूस के थे। मूल रूप से क्या थे? शरीर शास्त्री थे। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? आप बताओगे कुत्ते की लार ग्रंथि पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। अब अगर आपको कहीं पर लार ग्रंथि ना मिले, मूल रूप से आपको कुत्ता लिखा मिलेगा, बिल्ली, कुत्ता, चूहा, ये सब शब्द मिलेंगे, तो आप कुत्ता लगा देना। पावलोव ने प्रयोग किस पर किया? कुत्ते पर किया। लेकिन अगर दिया कुत्ते की लार ग्रंथि पर, तब आपका ऑप्शन यही होगा कि प्रयोग किस पर किया? कुत्ते की लार ग्रंथि पर। और इस प्रकार 50 वर्ष की अवस्था में पावलोव क्या बन गए? मनोवैज्ञानिक बने। 1904 में इनको नोबेल का पुरस्कार दिया गया। अब देखिए पावलोव का जो सिद्धांत है अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, तो इसमें ये अनुबंधन क्या होता है? तो पावलोव कहते हैं कि प्राणी क्रिया करके जब लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, लक्ष्य यानी उद्दीपक को जब प्राप्त कर लेता है, लिख दिया ब्रैकेट में, लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो इन दोनों के मध्य, किस किस के मध्य? लक्ष्य और प्राणी के मध्य
बनने वाला जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है? अनुबंधन कहलाता है। अनुबंधन जितना अच्छा होगा अधिगम उतना ही प्रभावशाली होगा। जितना अच्छा अनुबंधन होगा उतना ही अधिगम कैसा होगा? प्रभावशाली होगा। तो अनुबंधन क्या है? अनुबंधन है प्राणी क्रिया करके जब लक्ष्य, और इसी को हम क्या कहते हैं? उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है, तो इन दोनों के मध्य, किन दोनों के मध्य? प्राणी और उद्दीपक के मध्य जो संबंध बनता है, जो बॉन्डिंग होती है, वही क्या है? अनुबंधन कहलाती है। तो ये था इनका अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में अनुबंधन क्या होता है। प्राणी क्रिया करके जब लक्ष्य यानी उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है, तो इन दोनों के मध्य बनने वाला संबंध क्या कहलाता है? अनुबंधन कहलाता है। ये नाम है अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और एस टाइप कंडीशनिंग थ्योरी पूछा जाए किसने दी है, तो ये सारे सिद्धांतों के प्रतिपादक इवान पेट्रोविच पावलोव, आईपी पावलोव हैं। और ये कहाँ के निवासी थे? रूस के थे। कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग किया। मूल रूप से शरीर शास्त्री थे और 50 वर्ष की अवस्था में ये क्या बन गए? ये मनोवैज्ञानिक बन गए। इनका प्रयोग इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि 1904 में इनको नोबेल का पुरस्कार दिया गया। अब आगे चर्चा करेंगे इनके प्रयोग की। इसको मिटा रहे हैं। अनुकूलित अनुक्रिया। देखिए अनुकूलित अनुक्रिया क्या है? जो क्रिया पूर्व में स्वाभाविक उद्दीपक के साथ हो रही थी, वही क्रिया बाद में अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ होने लगे, तो उसे हम अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते की लार ग्रंथि पर किया था। कुत्ते, अभी इसका प्रयोग पूरा हम समझेंगे बहुत विस्तृत तरीके से। इसके लिए उसने क्या किया? कुत्ते के लार ग्रंथि का ऑपरेशन कर दिया और ऑपरेशन करके एक नली लार ग्रंथि से लार ग्रंथि में लगा दी और उसका संबंध एक ट्रांसपेरेंट बीकर से कर दिया। तो पहले पावलोव ने क्या किया? कुत्ते को भोजन दिया, कुत्ते ने लार निकाली। कुत्ते को दिया भोजन और कुत्ते ने क्या किया? लार निकाली। कई बार प्रक्रिया दोहराई। फिर पावलोव ने क्या किया? कुत्ते के सामने घंटी बजाई और प्लस भोजन दिया, तो भी कुत्ते ने लार निकाली। इसको भी कई बार दोहराया। बाद में पावलोव ने क्या किया? केवल घंटी बजाई और कुत्ते ने फिर भी लार निकाली। देखो, जो क्रिया पूर्व में भोजन के साथ हो रही थी, वही क्रिया बाद में घंटी के साथ होने लगी। भोजन कैसा उद्दीपक है? स्वाभाविक उद्दीपक है। ये स्वाभाविक है कि जब भोजन मिलेगा तो लार निकलेगी, लेकिन घंटी से लार निकले ये जरूरी नहीं है। ये अस्वाभाविक उद्दीपक है, ये कृत्रिम उद्दीपक है। तो जो क्रिया पूर्व में स्वाभाविक उद्दीपक के साथ हो रही थी, वही क्रिया बाद में किसके साथ होने लगी? अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ होने लगी। इसी को कहा जाता है अनुकूलित अनुक्रिया। समझ में आई गई बात? क्या बताया? जो क्रिया पूर्व में स्वाभाविक उद्दीपक के साथ हो रही थी, वही क्रिया बाद में अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ होने लगी। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। क्लियर? चलिए, दो पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है पावलोव की, पूछी भी जाती हैं, और पुस्तकें ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करिए। कभी कभार क्या होता है, एक साइड में पुस्तकों के नाम, एक साइड लेखकों के नाम, और फिर मिलाने को कहता है। एक नंबर के प्रश्न में 4 पुस्तकें और 4 लेखक मिलाने को कहता है, सुपर टेट में विशेष रूप से। आप ध्यान रखेंगे इसको। तो सभी पुस्तकें और सभी राइटर्स के नाम आपको याद रखना है। पावलोव की 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। पहली है कंडीशन रिफ्लेक्सेस और दूसरी है लेक्चर्ड ऑन कंडीशन रिफ्लेक्सेस। इन पुस्तकों में पावलोव ने अपने प्रयोग का विस्तृत तरीके से वर्णन किया है। तो आइए अब हम समझेंगे पावलोव का प्रयोग क्या है, पावलोव का शास्त्रीय प्रयोग। मिटा रहे इसको। पावलोव का शास्त्रीय प्रयोग समझ लीजिए पहले प्रयोग को। पावलोव ने अपना प्रयोग करने के लिए एक ध्वनिरोधी कमरा लिया, या आप कह सकते हैं जो प्रयोगशाला थी वह ध्वनिरोधी थी, उसमें किसी प्रकार की ध्वनि नहीं जाती थी। उस प्रयोगशाला में पावलोव ने एक कुत्ते को लिया और उस कुत्ते को एक स्टैंड से बांध दिया। एक कुत्ता लिया, हम चित्र नहीं बना पाएंगे, एक कुत्ता लिया, उस कुत्ते को एक स्टैंड से बांध दिया ताकि कुत्ता हिलडुल ना सके, और कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन कर दिया।
ऑपरेशन करने के बाद एक नली कुत्ते की लार ग्रंथि में डाल दी और उसी नली का संबंध एक बीकर से कर दिया। बीकर ट्रांसपेरेंट था जिसमें सब दिखाई पड़ता रहे कि कितनी लार आ रही है। पावलोव ने देखा कि कुत्ते की लार में उस समय वृद्धि हो जाती है जब उसे भोजन दिया जाता है। तो इस प्रयोग को पावलोव ने कई बार दोहराया। पावलोव ने क्या किया, कुत्ते को सबसे पहले भोजन दिया। और भोजन क्या होता है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, UCS। कुत्ते को क्या दिया, UCS, अनकंडीशनड स्टिमुलस, बिना शर्त का उद्दीपक, या आप इसको कह सकते हो कुत्ते को दिया भोजन। और कुत्ते ने अनुक्रिया की। कुत्ते ने क्या किया, लार निकाली। अनुक्रिया, अनुक्रिया भी कैसी हो गई, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, बिना शर्त की अनुक्रिया, यानी लार निकाली कुत्ते ने। कुत्ते के सामने पावलोव ने क्या किया, भोजन प्रस्तुत किया और भोजन को देखकर कुत्ते ने क्या अनुक्रिया की, लार निकाली। भोजन कैसा उद्दीपक है, अनकंडीशनड, कंडीशन माने शर्त, बिना शर्त का उद्दीपक। आप लिख सकते हो ये क्या है, बिना शर्त का उद्दीपक, बिना शर्त का उद्दीपक। और इसी को आप लिख सकते हो ये कैसा है, स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक, बिना शर्त का उद्दीपक या स्वाभाविक उद्दीपक। इसी को आप बिना शर्त का उद्दीपक कह सकते हैं, इसी को आप स्वाभाविक उद्दीपक भी कह सकते हैं। और कई बार पेपरों में आता है, इसी को आप कह सकते हैं अननुबंधित, अननुबंधित उद्दीपक। अननुबंधित या बिना शर्त एक ही बात है लगभग लगभग, यानी कोई शर्त नहीं है, कोई अनुबंधन नहीं है। भोजन मिलने पर लार आना एक स्वाभाविक क्रिया है और लार को वो भोजन को देख करके लार निकालना क्या है, एक स्वाभाविक क्रिया है। तो कुत्ते ने क्रिया कैसी की, स्वाभाविक क्रिया की। अब ये पूछा जाए क्रिया कैसी है, तो ये क्रिया है स्वाभाविक, बिना शर्त की अनुक्रिया, बिना शर्त की अनुक्रिया, बिना शर्त की अनुक्रिया है, स्वाभाविक है। UCR, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, या ये कैसी क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया है लार का निकलना। क्या एक पद समझ में आया सबके? क्या किया, कुत्ते को भोजन दिया, भोजन देखकर कुत्ते ने क्या निकाली, लार निकाली। भोजन, अब ये महत्वपूर्ण बातें हैं, भोजन कैसा उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक है या अनुबंधित उद्दीपक है, या आप कह सकते हो ये बिना शर्त का उद्दीपक है। तो क्रिया भी कैसी हो गई, स्वाभाविक और या बिना शर्त की अनुक्रिया हो गई। कई बार इस प्रयोग को दोहराया पावलोव ने। उसके बाद पावलोव ने क्या किया, कुत्ते के सामने घंटी बजाई और प्लस भोजन दिया, UCS, कंडीशनड स्टिमुलस। ये क्या है, कंडीशनड स्टिमुलस है घंटी, यानी ये शर्त सहित, शर्त वाला उद्दीपक। इसको मत लिखिए आप, घंटी और प्लस भोजन, घंटी बजाई प्लस भोजन। ये भी आप ध्यान रखेंगे, घंटी पहले बजानी है और भोजन बाद में देना है। घंटी बजाने और भोजन देने के मध्य में जो आदर्श समय बताया है मनोवैज्ञानिकों ने, वो 3 से 5 सेकंड का बताया है। 5 सेकंड के अंदर, घंटी बजाने के 5 सेकंड के अंदर आपको भोजन प्रस्तुत करना है। अगर आप 5 सेकंड के अंदर भोजन नहीं प्रस्तुत कर रहे, बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, तो अनुबंधन होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, अनुबंधन नहीं होगा फिर। तो पावलोव ने क्या किया, घंटी बजाई और प्लस 5 सेकंड के अंदर क्या किया, भोजन दिया। कुत्ते ने फिर भी क्या किया, लार निकाली, और वो लार UCR यानी स्वाभाविक क्रिया की। स्वाभाविक क्रिया कैसी हुई, स्वाभाविक हुई। अब ये देखिए, ये जो लार कुत्ते ने निकाली है वो इस घंटी की वजह से नहीं निकाली। किसकी वजह से निकाली, इस भोजन की वजह से निकाली है। लार का आना किसकी वजह से है, भोजन की वजह से, ना कि घंटी की वजह से है। तो घंटी बजाई प्लस भोजन दिया, कुत्ते ने फिर भी क्या की, लार निकाली। कई बार इस प्रयोग को दोहराया। अब देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, घंटी बजने के बाद तुरंत भोजन मिल रहा है। घंटी बजी भोजन, घंटी बजी भोजन, घंटी बजी भोजन। अब कुत्ते को यह पता चल गया है कि घंटी बजेगी तो हमें भोजन मिलेगा।
घंटी बजेगी तो हमें भोजन मिलेगा। ये अब देखिए, ये जो पद है आपका ये अनुबंधित हो गया, अनुबंधित हो गया। घंटी भोजन के साथ में क्या हो गई, अनुबंधित हो गई कि घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा। कुत्ते को पता चला घंटी बजेगी तो भोजन मिल जाएगा हमें, ये अनुबंधित हो गया पद। अगले चरण में पावलोव ने क्या किया, केवल और केवल घंटी बजाई, केवल क्या किया, घंटी बजाई। अब कुत्ता अनुबंधित हो चुका था, कुत्ते ने क्या किया, लार निकाली, लेकिन ये लार भी अब की कैसी थी, घंटी की वजह से थी। भोजन नहीं दिया कुत्ते को, लेकिन कुत्ते ने फिर भी लार निकाली। लेकिन लार कैसी निकाली, कंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड रिस्पॉन्स। कैसा, अनुबंधित, अस्वाभाविक। घंटी कैसा उद्दीपक है, अस्वाभाविक। घंटी अब की अस्वाभाविक उद्दीपक है, तो अनुक्रिया भी कैसी होगी, अस्वाभाविक। दूसरे पद में जो लार निकली थी वो भोजन की वजह से निकली थी। अब कुत्ते का अनुबंधन हो गया है, किसके साथ, घंटी के साथ में। कुत्ते का अनुबंधन घंटी के साथ हो गया, कुत्ते को यह पता चल गया है कि अब हमें घंटी बजेगी तो भोजन प्राप्त होगा। तो कुत्ते के सामने पावलोव ने घंटी बजाई, कुत्ते ने फिर भी क्या की, लार निकाल ली। ये अस्वाभाविक उद्दीपक है, ये स्वाभाविक उद्दीपक है। अस्वाभाविक उद्दीपक प्लस स्वाभाविक उद्दीपक, क्रिया कैसी, स्वाभाविक। लेकिन अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ क्रिया कैसी, अस्वाभाविक। क्या बात समझ में आई। तो ये प्रयोग पावलोव ने कई बार दोहराया, घंटी बजाई भोजन दिया, घंटी बजाई भोजन दिया। अब आगे क्या होता है वो अभी हम बताएंगे। फिर बराबर तो ऐसे नहीं चलता रहेगा कि भाई कुत्ते को पता तो चल गया कि भोजन नहीं मिलने वाला, खाली घंटी बज रही है, तो क्रिया चलती रहेगी क्या, नहीं चलेगी। तो पहले बार में भोजन दिया, कुत्ते ने लार निकाली। भोजन कैसा उद्दीपक है, बिना शर्त का उद्दीपक है या स्वाभाविक है या अननुबंधित उद्दीपक है। क्रिया भी कैसी हुई, बिना शर्त की, स्वाभाविक क्रिया हुई। दूसरे चरण में घंटी बजाई प्लस भोजन दिया, क्रिया कैसी हुई, स्वाभाविक। ये भोजन की वजह से लार आ रही है, घंटी की वजह से नहीं। तीसरे चरण में क्या किया, अस्वाभाविक उद्दीपक दिया, यानी केवल और केवल घंटी बजाई, कुत्ते ने क्या किया, फिर भी लार निकाली। ये क्रिया, अब ये जो लार आई थी वो इस घंटी की वजह से आई, ना कि भोजन की वजह से आई। नोट कर लीजिए इसको। अब देखो ये वाली जो क्रिया है हमारी, ये अनुबंधन के पश्चात है, अनुबंधन के पश्चात ये क्रिया हुई। तो ये था पावलोव का प्रयोग। अब देखो इनके पावलोव के सिद्धांत का नाम है संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत। तो संबद्ध प्रतिक्रिया क्या होती है, भोजन मिलने पर लार टपकना या टपकाना, ये क्या कहलाती है, संबद्ध प्रतिक्रिया कहलाती है। कभी भी आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, भोजन मिलने पर लार टपकाना संबद्ध प्रतिक्रिया कहलाती है। अनुबंधन क्या होता है, पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि पावलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। अनुबंधन का जनक पूछा जाए किसे कहा जाता है, तब आप बताओगे पावलोव को। पावलोव को क्या कहा जाता है, अनुबंधन का जनक कहा जाता है। अब अनुबंधन होता क्या है, जैसे जब हम छोटे बच्चे को कुछ सिखाते हैं, पहाड़ा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 2 फिर दूना 3, 2 तियाँ, 2 चक्कू, 2 पंजे, ये उसका अनुबंधन हो रहा है। 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, ये सब क्या है, ये अनुबंधन है, ये अनुबंधन होता है। जैसे विद्यालय में घंटी बजी, घंटी कई प्रकार की होती है, लंच की घंटी अलग है, छुट्टी की घंटी अलग है, प्रेयर की घंटी अलग है। जैसे घंटी बजी तो बच्चों का अपना बस्ता बंद कर देना, बैग में सब कापी किताबें रख लेना,
जैसे घंटी बजी, क्योंकि बच्चे को पता है कि अब घंटी बजी है, अब हमारी छुट्टी होने वाली है या हमारा लंच होने वाला है। ये बच्चों ने क्या किया, घंटी के साथ अनुबंधन कर लिया। ये घंटी के साथ में क्या हुआ, अनुबंधन हो गया। तो यही होता है हमारा अनुबंधन। सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, उसको भी जान लेते हैं, बहुत बार पूछी जाती है। और सबसे पहले हम बात करेंगे विलोपन पर। विलोपन क्या होता है, विलोपन की प्रक्रिया क्या है, देखिए समझिए पहले उदाहरण से। पावलोव ने कुत्ते को दिया भोजन, पावलोव ने कुत्ते को दिया भोजन, कुत्ते ने क्या निकाली, लार। भोजन दिया, लार निकाली। फिर क्या दिया, घंटी प्लस भोजन, तो भी कुत्ते ने क्या निकाली, लार। फिर क्या किया, घंटी बजाई और कुत्ते ने फिर भी क्या किया, लार निकाली। बहुत बार ऐसा किया, घंटी बजाई लार निकाली, घंटी लार, घंटी लार। क्या ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि अब कुत्ते को ये पता चल गया है कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, खाली हमें केवल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हमें घंटी बजाई जाएगी और हमें भोजन नहीं मिलेगा। तो कुत्ते ने क्या कर दिया, फिर लार निकालना बंद कर दिया। कुत्ते के द्वारा लार निकालना बंद हो गया, क्योंकि बराबर कुत्ता लार नहीं निकालता रहेगा कि आप घंटी बजा दो कुत्ता लार निकालता रहे। एक स्थिति ऐसी आ गई कि जब लंबे समय तक स्वाभाविक उद्दीपक ना प्रस्तुत किया जाए, बहुत लंबे समय तक स्वाभाविक उद्दीपक ना प्रस्तुत किया जाए, तो जो अनुक्रिया है वो बंद हो जाएगी, उसमें कमी आ जाएगी। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, विलोपन कहलाती है। अब जो भी क्रिया चल रही है लंबे समय तक, अगर आप स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन को नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, तो प्रक्रिया क्या होगी, बंद हो जाएगी। यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, विलोपन कहलाती है। तो ये विलोपन की प्रक्रिया हो गई। दूसरी हम बात करेंगे स्वतः पुनर्लाभ। स्वतः पुनर्लाभ, देखो घंटी बजाई भोजन, घंटी बजाई लार, कुत्ते ने लार निकाली, घंटी बजाई फिर लार, घंटी लार, घंटी लार, बहुत बार चलता रहा। फिर क्या हो गया, अभी पढ़ चुके, विलोपन हो गया। विलोपन के पश्चात बहुत लंबे समय के बाद या थोड़े दिनों के बाद में अगर वही क्रिया पुनः दोहरा दी जाए, यानी उसी कुत्ते के सामने वही कुत्ता हो और उसी कुत्ते के सामने फिर से घंटी बजा दी जाए, तो कुत्ता पुनः लार निकालेगा, एक बार पुनः वो लार निकालेगा। तो समझ लीजिए इस बात को, ये होता है स्वतः पुनर्लाभ, यानी दोबारा से फिर वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बहुत लंबे समय के बाद में अगर आप स्वाभाविक उद्दीपक नहीं प्रस्तुत करेंगे तो क्रिया बंद हो जाएगी, वो कहलाती है क्या, विलोपन। और विलोपन की प्रक्रिया के पश्चात कुछ दिनों के बाद अगर आप पुनः उसे दोहराएंगे, फिर से आपने घंटी बजा दी, तो कुत्ता फिर से लार निकालेगा। ये कहलाता है आपका स्वतः पुनर्लाभ। स्वतः पुनर्लाभ हो गया। तीसरी बात देखिए, उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक सामान्यीकरण, दो उद्दीपकों में समानता, दो उद्दीपकों में समानता होना, दो उद्दीपकों में समानता, दो उद्दीपकों में समानता क्या कहलाता है, उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाता है। इस पे वाटसन ने एक प्रयोग किया था, वाटसन ने प्रयोग किया था अपने 11 माह के पुत्र अल्बर्ट पर। 11 माह के पुत्र पर, उसका नाम था अल्बर्ट, उस पर प्रयोग किया था। अल्बर्ट खरगोश से बहुत खेलता था और वाटसन को डर था कि ये खरगोश जो है इसको क्षति पहुंचा देगा, हानि पहुंचा देगा, और वो खरगोश से खेलना बंद नहीं कर रहा था। तो वाटसन ने क्या किया, एक आर्टिफिशियल खरगोश बनाया, उसी कलर का, सफ़ेद कलर का, जैसा खरगोश उसके पास था, और उसमें एक उन्होंने डिवाइस लगा दी जो बहुत भयंकर आवाज़ करती थी, और उसका रिमोट वाटसन के पास था। वो खरगोश जब अल्बर्ट को दिया गया, तो दोनों चूंकि सेम थे, अल्बर्ट खेलने लगा।
वाटसन ने क्या किया, रिमोट बटन दबाई और वो भयंकर तरीके की आवाज़ उसने उत्पन्न कर दी। अल्बर्ट डर गया, तो अल्बर्ट ने खरगोश छोड़ दिया। अगले दिन फिर खेला। कई बार इस प्रक्रिया को दोहराने के बाद फिर अल्बर्ट ने खरगोश के साथ खेलना बंद कर दिया। तो दो उद्दीपकों में समानता होना क्या कहलाता है, उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाता है। अगला है उद्दीपक विभेदीकरण। उद्दीपक विभेदीकरण, विभेद माने बताइए, विभेद माने क्या होता है, उद्दीपक का विभेदीकरण, यानी विभेद माने अंतर, दो उद्दीपकों में अंतर कर देना, दो बातों में अंतर कर देना, ये क्या होता है, विभेदीकरण होता है। अब देखिए इसके लिए कुछ और भी फैक्ट हैं जो इस अनुबंधन को प्रभावित भी करते हैं। देखो, एक तो है समय, समय जो आदर्श समय बताया वो कितना बताया, 3 से 5 सेकेंड का। दो उद्दीपकों के मध्य में कितना अंतर होना चाहिए, 3 से 5 सेकेंड का। अब ये नहीं है कि आपने घंटी बजा दी आधा घंटे पहले, भोजन दे रहे हो आधा घंटे के बाद में, तो अनुबंधन नहीं हो पाएगा। आपने घंटी बजाई 3 या 5 सेकेंड के अंदर आप तुरंत भोजन प्रस्तुत कर दीजिए, अनुबंधन हो जाएगा। तो आदर्श समय पूछा जाए कितना है, 3 से 5 सेकेंड का। दूसरा बुद्धि, बुद्धि कारक भी अनुबंधन को प्रभावित करता है। पावलोव के अनुसार मंद बुद्धि बालकों को, आप बताइए क्या हो सकता है इस सिद्धांत के अनुसार, सिखाया जा सकता है या नहीं सिखाया जा सकता है? मंद बुद्धि बालकों को सिखाया जा सकता है, नहीं सिखाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा मंद बुद्धि बालकों को सिखाया नहीं जा सकता है, उनको अनुबंधन के आधार पर सिखाया जा सकता है। तो बुद्धि का सामान्य होना बहुत जरूरी है। पावलोव के अनुसार मंद बुद्धि बालकों को नहीं सिखाया जा सकता, इसलिए बुद्धि का सामान्य होना बहुत जरूरी है। एक सामान्य स्तर का व्यक्ति हो वो सीख पाएगा। अच्छा, तीसरी बात है जो यूसीएस और सीएस, यूसीएस और सीएस। अब इन दोनों में से यूसीएस को ज़्यादा प्रबल होना चाहिए, यूसीएस को ज़्यादा प्रबल होना चाहिए। अब देखो, घंटी और जो आपका भोजन है, दोनों में से पूछा जाए किसे ज़्यादा प्रबल होना चाहिए, तो भोजन को ज़्यादा प्रबल होना चाहिए। अब आप भोजन दे रहे हो कुत्ते को 1 बिस्किट, अब घंटी बजा रहे हो बहुत तेज तेज, तो घंटी बजाने से काम नहीं चलेगा, भोजन भी तो होना चाहिए पेट भर कम से कम कुत्ते के लिए। भाई घंटी खाली बजाते रहो बहुत तेज, आपने 1 बिस्किट डाल दिया बहुत तेज घंटी बजाई, तो अनुबंधन नहीं होगा। तो इसलिए घंटी से ज़्यादा भोजन की मात्रा प्रबल होनी चाहिए। तो ये था इस सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम देखेंगे इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है। मिटा रहे हैं इसको। अब देखते हैं इसका शैक्षिक महत्व क्या है सिद्धांत का। तो पहला शैक्षिक महत्व है कि बालकों में ये अच्छी आदतों का निर्माण करने में सहायक है। जैसे मंदिर के सामने से हम लोग निकलते हैं तो हम लोग कहते हैं भगवान को सिर झुका देते हैं। बच्चा अगर साथ में तो उससे भी कहेंगे कि भगवान को सिर झुका दे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जहाँ से भी हम गुजरते हैं तो बच्चा भी वही करने लगता है, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर बच्चे का अनुबंधन हो जाता है। फिर अगर आप नहीं भी बताएंगे तो भी अगर बच्चा जा रहा है तो वो सिर झुका देगा। या हमारे घरों में कोई बड़ा बुजुर्ग आता है तो हम बच्चों से कहते हैं भैया ताऊ जी हैं जो भी हैं चरण, इनके चरण स्पर्श करिए या नमस्ते करिए। हम लोग 1 बार बता देते हैं, फिर कोई व्यक्ति आया फिर हमने कहा तो 2 बार बता दिया, 4 बार बता दिया। फिर वो व्यक्ति जब बालक को मिलता है तो बालक बिना कुछ कहे सुने उनको नमस्ते कर लेता है। तो इस प्रकार से हम बालकों में अच्छे संस्कारों को डाल सकते हैं, उनमें अच्छी आदतों का निर्माण कर सकते हैं अनुबंधन के द्वारा। दूसरा देखिए, छात्रों को बुरी आदतों को छुड़वाने में सहायक है। इस सिद्धांत के द्वारा आप छात्रों को बुरी आदतों को छुड़वा सकते हैं। जैसे अगर कोई बालक किसी गलत कार्य में लग गया है तो आप उसको किसी अच्छे कार्य के साथ अनुबंधन करा दीजिए, बार बार उसी को सामने लाइए। जैसे घर में कोई व्यक्ति, आपका कोई मित्र है और घर में पिताजी नहीं चाहते कि वो मित्र आए, वो अच्छा व्यक्ति है, पिताजी नहीं चाहते हैं वो आए, तो पिताजी जब उसकी बुराई बताएं तब आप उसकी अच्छाइयाँ बताने लगो बराबर। तो इस प्रकार से बुरी आदतों को छुड़वाने में सहायक, छोटे बालकों को सिखाने में सहायक। छोटे छोटे बालकों को जैसे A फॉर एप्पल, 2 1 जा 2 या 1 2 3, ये अनुबंधन के आधार पर आप सिखा सकते हैं।
जानवरों को प्रशिक्षण देने में विशेष सहायक है ये। आपने जो सर्कस वाले जानवर देखे हैं, हाथी आरती कर रहा है, शेर नाच रहा है, ये सब इसी सिद्धांत के आधार पर है। उनका अनुबंधन करा दिया गया बहुत बार। जैसे आपने देखा डंडे को घुमा घुमा करके जो मदारी होता है बंदर को नचाता है। पहले उसने बंदर को उससे टॉर्चर किया, अब वो जैसे वो घुमा रहा है डंडा तो बंदर उसके आसपास घूम रहा है। तो ये सिद्धांत जानवरों के प्रशिक्षण पर बल देता है। पुनरावृत्ति पर सर्वाधिक बल, जैसे आप टेबल याद कर रहे हो तो बहुत बार पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी इस पे। और अंतिम है श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग पर बल। तो ये इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व था। क्या है? ये बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण करने में सहायक है, बुरी आदतों को छुड़वाने में सहायक है, छोटे बालकों को सिखाने में सहायक है, जानवरों को प्रशिक्षण देने में सहायक है और पुनरावृत्ति पर सर्वाधिक बल है और श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग पर बल। अब प्रश्न आए कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत श्रव्य दृश्य सामग्री पर सर्वाधिक बल देता है? तब आप बताओगे पावलोव का सिद्धांत। तो ये था हमारा पावलोव का सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांतों में हम लोग पढ़ चुके हैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत और पावलोव का सिद्धांत। अब इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे सीएल हल का सिद्धांत। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो समस्या है आप कमेंट में बताइए। धन्यवाद।